नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस की पैट का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट PET 2021। ये कब का है? 24/8/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें व्याख्या सहित हल देखेंगे। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? इसमें दिए हैं शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इनमें से सबसे पहले कौन आए थे? इनमें से आए थे इल्तुतमिश। सबसे पहले जो शासन किया था उन्होंने, तो सबसे पहले शासन किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद किया था शेरशाह सूरी ने, और उसके बाद अकबर ने। तो इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इलबरी वंश, जिसको मलूक वंश भी कहते थे, और इनका शासनकाल था 1211 से 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से? खिलजी वंश से, और इनका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी। शेरशाह सूरी ये किस वंश से थे? सूर वंश से, और अकबर मुगल वंश से। शेरशाह सूरी का शासनकाल कितना है? 1540 से 1545। अकबर का है 1556 से 1605 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? ये थे तुकाराम। अब इनके बारे में जान लेते हैं। शंकराचार्य किस मत से थे? अद्वैतवाद से। चैतन्य वैष्णव मत, तुकाराम वारकरी मत, नामदेव निर्गुण मत। और ये कहाँ से थे? शंकराचार्य थे संपूर्ण भारत का कार्य क्षेत्र था इनका। चैतन्य का था बंगाल, तुकाराम महाराष्ट्र, नामदेव महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इनमें से थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इनका कार्य कहाँ पे था? प्रमुख कार्य क्या था? कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लॉर्ड लिटन ने की थी प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना। जनगणना कब हुई थी? 1881 नियमित जनगणना हुई थी। और जो फर्स्ट वाली जनगणना हुई थी जो अनियमित थी वो 1872 में हुई थी। वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको याद कैसे करेंगे? चरक संहिता, इसमें 4 आया और इसमें भी 4 आया स्टार्टिंग में। तो चरक संहिता चिकित्सा, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क मतलब कुषाण वंश से। कनिष्क किस वंश से थे? कुषाण वंश के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, जिसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। तो चरक संहिता को कैसे याद करेंगे? चिकित्सा से, चिकित्सा। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। इसमें BC 261, ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में, ये सही है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 AD। मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी 622 AD में।
और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1707 ईस्वी में। यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हैं दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अब इनके बारे में जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा, राष्ट्र गुफ्तार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं 1886, 1893 और 1916 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? इसमें ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। अब 1916 में किसने की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने। अब इन्होंने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे ये देख लेते हैं। तिलक ने मराठा एवं केसरी की तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। तो इन्होंने 2 निकाले हैं। तिलक ने निकाला है मराठा एवं केसरी और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट होती है उसमें आंसर, जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। एनी बेसेंट प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष थी, महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। ब्रह्म समाज दिया है, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। इसमें ये दिए कूट दिया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय। ए का कौन सा होगा? तीसरा। अब ए का कौन सा है? तीसरा है। इसमें ए का तीसरा है, 3 ऑप्शन में दिया है। अब रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने। तो सी का दूसरा कौन सा है? इसमें तीसरे ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में। इसमें डी में क्या है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले डी का 5 से। अब कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो यही सही है इसका। ये सीधे लिखे हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। इनकी डेट्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? अब करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिए हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त, ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था करो या मरो
का नारा दिया था और तभी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसमें ही ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था और दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसमें ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। इसमें कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद किसको प्रस्ताव किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसका पद राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था, अध्यक्ष पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल पन बिजली परियोजना, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है चिनाब नदी। सलाल जल परियोजना है चिनाब नदी पर। अब और नदियों के बारे में जान लेते हैं और कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है ये देख लेते हैं। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना है व्यास नदी। ये सीधे सीधे है व्यास परियोजना व्यास नदी, ये तो सीधे याद हो जाएगा आपको। रंजीत सागर बांध, अब रंजीत रावी, ये भी सीधा है, रा से रा, रंजीत सागर बांध रावी नदी। सलाल बिजली परियोजना है ये चिनाब नदी, ये याद रखना पड़ेगा। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है। तो चिनाब नदी पर कौन से हैं? बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल बिजली परियोजना, ये तीनों हैं चिनाब नदी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वसंत विषुव होता है। अब वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। अभी ये होता है वसंत विषुव। वसंत विषुव क्या होता है? कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जैसे भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं उसी दिन को वसंत विषुव माना जाता है। तो ये कब पड़ती हैं? ये पड़ती हैं 21 मार्च को। तो वसंत विषुव होता है कब होता है? 21 मार्च को। इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में वसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब खेतड़ी परियोजना ये कहाँ पे है? राजस्थान में। अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? राजस्थान में होता है तांबा। तो तांबा खेतड़ी परियोजना किसके लिए होगी? तांबा के लिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। ये खेतड़ी परियोजना कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में है। और ये इसमें किसका उत्पादन होता है? तांबा का, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा ही होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि तांबा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? काजीरंगा कहाँ पे है? काजीरंगा है असम में। अब इनके बारे में जान लेते हैं और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क केरल।
सुंदरबन नेशनल पार्क है ये पश्चिम बंगाल। इससे रिलेटेड ये सब राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। काजीरंगा असम में है, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, इसका मतलब क्या है? जो हिमालय के पास से होकर गुजरती हैं। तो इसमें से कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। अब कावेरी कहाँ पे है? ये है साउथ में कावेरी। गंगा कहाँ पे है? ये है नॉर्थ में। ब्रह्मपुत्र ये भी नॉर्थ में है। गोदावरी ये मिडिल में पड़ेगी, ये महाराष्ट्र और ये उड़ीसा की साइड, तो ये मध्य में पड़ेगी ये। तो इसमें चाहिए हिमालयी नदी तंत्र। तो हिमालय की तरफ से कौन सी जाती है? ये जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नॉर्थ से जाती हैं, जो हिमालय नदी तंत्र है वहां से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अब बैंक दर क्या होती है? जो हमारी आरबीआई है वो पैसा अपना, जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं जैसे कि एसबीआई हुई और पंजाब नेशनल बैंक हुई, आईसीआईसी हुई, ये सभी बैंक होती हैं, उनको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो उनको जब पैसा देती है तो उनसे ब्याज लेती है आरबीआई। तो उस जो ब्याज लेती है, जिस दर पर लेती है, उसको कहते हैं बैंक दर। अब इसमें क्या लिखा है? बैंक दर का अर्थ क्या होता है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो जो पैसा देती है आरबीआई, जो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंकों को पैसा देती है, उसके लिए वो ब्याज लेती है। अब ब्याज लेती है तो किसी दर पर लेती होगी, तो जो दर होती है उसी को कहते हैं बैंक दर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या मतलब है इसका? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, इसका मतलब है जैसे जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं, ये आरबीआई के पास अपना कुछ हिस्सा उसमें कैश रखती हैं। इसका मतलब है जब वो पैसा देती है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, तो उसके बदले कुछ लेती है। अब वो कम कर दे, जैसे कि वो कम रखना कम कर दे, मतलब कम या जो गोल्ड होता है, गोल्ड या कोई भी फॉर्म हो सकती है उसकी, तो उसको कम कर दे, कम रखना कर दे, तो उसमें क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसा निकालेगी, क्योंकि उनको अब कम देना पड़ रहा है उसके लिए, तो ज़्यादा लेने लगेंगी। तो उससे क्या होगा? इसमें खास सृजन पर क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी, वो वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा लेने लगेगी। इसका मतलब ये है। तो 17 का ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसमें ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। इसमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का निजी अधिकार। अब निजी अधिकार का मतलब क्या है? जो लोगों का अधिकार, अपना निजी अधिकार होता है, तो उसको बोलते हैं, जब निजी अधिकार होता है उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
जो समाज के द्वारा होता है तो वो उसको बोलते हैं समाजवादी। जब उसमें दोनों होते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों, तो उसको बोलते हैं मिश्रित। ग्लोबल को बोलते हैं जब पूरे जैसे कि भारत है, भारत के पूरी उसकी अर्थव्यवस्था देखी जाएगी तो उसको बोलेंगे वैश्विक, ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसमें है आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। अब 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षरित होते हैं? इस पे होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। केवल 1 रुपये का नोट होता है और उस पर जो भारत सरकार के सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं और सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? अब फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी शोर ज़्यादा हो रहा है। अगली वीडियो में इसका आगे डिस्कशन कर लेंगे और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।